Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। तो नेटवर्किंग की सीरीज को फिर से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, रिज्यूम कर रहा हूं। काफ़ी टाइम से छूट गई थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वही वीडियो लास्ट था जो मैंने डाला था। आगे और वीडियोस बाकी है, मेरे ख्याल से लगभग उतना ही और बाकी हैं। तो मैं बढ़ा रहा हूं इस सीरीज को स्टेप बाय स्टेप। तो हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, जो कि इंट्रा डोमेन या इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल था आपका। और उसी के अंदर मतलब इंटीरियर गेटवे के अंदर एक दूसरा प्रोटोकॉल है जिसका नाम है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये जो है ये आपके RIP का भाई बोल सकते हो, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और किस कंटेक्स्ट में बेहतर है, कैसे बेहतर है, वर्किंग क्या है इसकी, पूरा इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। इस पूरे प्रोटोकॉल के बारे में OSPF बोलते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो RIP था ना, वो किस पे बेस्ड था? वो वेक्टर बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल था। वेक्टर बेस्ड का मतलब होता है उसके लिए एक वेक्टर चाहिए हमको, जो कि हॉप काउंट ले रहे थे हम लोग। मतलब वो क्या बोल रहा था राउटर की, मेरे पास अगर दो पाथ हैं राउटर A से B तक, अगर दो पाथ हैं, एक पाथ में 4 राउटर आ रहे हैं, एक में 2 आ रहे हैं, तो RIP के हिसाब से हमको 2 राउटर वाला पाथ चूज करना चाहिए क्योंकि हॉप काउंट कम लगेगा अगर RIP बोलता तो। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि जो लिंक है, फिजिकल जो लिंक है, ट्रांसमिशन मीडिया, वो कई बार बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि कॉपर वायर्स होती हैं, कुछ और फिजिकल कनेक्शंस होते हैं या ट्विस्टेड पेयर केबल वगैरह दुनिया भर के केबल्स होती हैं, दुनिया भर की स्पीड्स होती हैं। अगर बैंडविड्थ की बात की जाए तो लगभग kbps से लेके gbps की बैंडविड्थ हमारे पास आजकल की दुनिया में अवेलेबल है। तो अगर मैं बोल दूं आपको कि जो 2 राउटर का जो पाथ था हमारा, उसमें इंडिविजुअल लिंक की जो स्पीड है वो 10 Mbps है, ठीक है, इंडिविजुअल लिंक की स्पीड है। और जो 4 राउटर वाला पाथ था उसकी इंडिविजुअल लिंक की जो स्पीड है वो है 10 Gbps। यहां पर है 10 Mbps और वहां जो 4 राउटर वाला पाथ है उसमें 10 Gbps है। तो RIP ये बोलता है कि उसके लिए मैटर नहीं करता कि क्या बैंडविड्थ है, कितना जल्दी जाएगा, वो बस ये देखेगा कि कितना कम हॉप काउंट लग रहा है। तो 2 राउटर वाले पाथ को ही वो चूज करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंडविड्थ। लेकिन अगर हमको मतलब अगर डीप में देखें तो बैंडविड्थ बहुत मैटर करती है। अगर वो 2 वाला पाथ चूज भी कर रहा है ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा कंपेयर टू 40 Gbps। अगर आप जोड़ दोगे सारे पाथ को तो 40 Gbps, सोच के देखो कितना फास्ट है वो। तो इस केस में RIP फेल हो जाता है और उसको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलता। उस केस में क्या लगाया जाए, तो उसी के ऊपर इंप्रूवमेंट करके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और लाए गए और जो भी बाद में जो भी प्रोटोकॉल्स निकले हैं ना वो उसका इंप्रूवमेंट ही है, तो और बेहतर किया गया है। तो उसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसमें क्या है, हम लोग सारे मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में लेते हैं, लाइक बैंडविड्थ, स्पीड, फिजिकल लिंक्स, ट्रांसमिशन मीडिया, इन सबको हम लोग अकाउंट में लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। तो ये ज्यादा कारगर है। तो इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन ली जाए तो ये एक इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है। पहली बात तो लिंक स्टेट राउटिंग पर डिपेंड करता है। लिंक स्टेट मैंने बताया था पहले आपको कि कैसे काम करता है, उसी पे बेस्ड है ये। अगर आप OSPF के बारे में अगर आप जानोगे तो ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और इसका प्रोटोकॉल नंबर 89 होता है जब पैकेट में आप डालोगे, और AD वैल्यू 110 है इसकी। ये इसका कंसेप्ट ये बोलता है कि आप तभी अपडेट करो जब कोई चेंज हो, पीरियोडिकली अपडेट नहीं करना है जबरदस्ती। मतलब यहाँ पे नेटवर्क कंजेशन या ट्रैफिक बढ़ानी नहीं है। तो जब भी अपडेट होगा, मतलब कभी कुछ चेंज हुआ है तभी अपडेट हुआ होगा। ये OSPF, अगर आपको लिंक स्टेट पता है तो ये बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि OSPF के जो डेफिनेशंस हैं, अगर आप पढ़ोगे ना बहुत सारी अलग जगह से, सब लोग अलग अलग बताते हैं। कोई पार्ट कुछ बताएगा, कोई पार्ट कुछ बताएगा। सब कुछ एक जगह अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है ना ये काफ़ी मतलब वास्ट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा है ये, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने के लिए। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में ऊपर से आपको बता दूं ताकि एक आइडिया हो जाए आपको, क्योंकि उतना ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, लाइक फोरोजन, जैसे मैंने हमेशा से बोला है वो फॉलो करो। उसमें जितना आपको मिले उतना पढ़ लो, काफ़ी है आपके लिए। ये लर्न करता है एक्चुअल राउटिंग, मतलब जो राउटर होता है वो लर्न कैसे करता है आप जानते होगे। जैसे स्विच लर्न करता है ना, वैसे जो राउटर है वो भी लर्न करता है अपने सबनेट के बारे में। बेसिकली हर राउटर के पास यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन होती है जो कि पूरे और राउटर में होगी। मतलब सारे राउटर्स के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है,
हर राउटर के पास पूरे इंटरनेट के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अनलाइक आरआईपी, मतलब आरआईपी में जो टेबल्स होते हैं इंडिविजुअल, जो वन डायमेंशनल एरे होता है वहां पे, उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है। लाइक नेबर्स के बारे में होती है, किसका कॉस्ट क्या है, बेलमैन फॉर्ड यूज होता है वहां पे। यहाँ पर अलग चीज है। यहाँ पे अगर आप खोल के देखोगे कोई भी राउटर, तो जो टेबल बनता है ना वहां पे, जो मैट्रिक्स बनता है वो एग्जैक्टली सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। हर किसी के बारे में हर किसी को इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल, मतलब वो बोल सकते हो, यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज होता है वो है डिजिस्त्रा एल्गोरिथम। कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे आज तक नहीं आया, लेकिन डिजिस्त्रा यहाँ पर यूज होता है। वो ये बोलता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, कि एक सोर्स से बाकी सारे राउटर्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिजिस्त्रा में। तो यहां पर लोग बोलते हैं LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब ये है कि जिस भी राउटर को अपने पूरे इंटरनेट के बारे में जो भी पता है ना, वो दूसरे को बताएगा, और दूसरा जो है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी, वो उसके हिसाब से उसको अपडेट करेगा। तो फ्लडिंग वगैरह का कंसेप्ट आता है लिंक स्टेट में, आप जानते होंगे। तो फ्लडिंग वगैरह भी यूज होती है यहाँ पे, और बहुत सारे कंसेप्ट है जो हमको नेक्स्ट आगे की वीडियोस में समझने पड़ेंगे। ये एक यहाँ पर डायग्राम है। OSPF में क्या है कि एक ही ऑटोनोमस सिस्टम बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड होता है, अलग अलग एरियाज है, उसमें अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। लाइक एक एरिया में बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं, लेकिन उन एरिया का एक पर्टिकुलर राउटर होगा जिसको एरिया बॉर्डर राउटर बोलते हैं, जो दूसरे एरिया से कम्युनिकेट करता है। लाइक एक एरिया के अंदर पूरा LS, मतलब जो भी OSPF है वो रन हो रहा है, और जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो गैदर हो रही है, और वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो बॉर्डर राउटर है वो उस पूरे एरिया का समरी बताएगा दूसरे एरिया को, बॉर्डर राउटर शेयर करेगा। मतलब यहाँ पर आगे और कंसेप्ट आएंगे। AS का भी बॉर्डर राउटर होता है पूरे एक ऑटोनोमस सिस्टम का, लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे एरिया बॉर्डर राउटर्स होते हैं। तो पूरा समराइज करके एक एरिया के बारे में दूसरे एरिया को बताते हैं वो। तो ये डिवीजन होता है, मतलब डेलीगेशन कंट्रोल बोल सकते हो इसको आप। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत बार आपको दिखाई देगा जब भी आप OSPF पढ़ोगे। तो ये बैकबोन एरिया है, बैकबोन राउटर्स भी होते हैं यहाँ पे, और बॉर्डर राउटर्स भी होते हैं। दोनों का अपना अपना काम होता है। लाइक इनमें क्या इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है OSPF, वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला स्टेप है कि आपको नेबर बनना है OSPF में। जब भी OSPF लगा रहे हो ना, तो सिक्योरिटी का काम बहुत बढ़ जाता है, और ऑथेंटिकेशन वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। पहले तो जो सामने वाला राउटर है आपका, आपके सबनेट में, वो आपका नेबर होना चाहिए, तभी आप उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो राउटिंग की। नेबर कैसे बनेगा वो आपका? पहली बात तो ये है कि आप उसे हेलो भेजोगे। हेलो भेज के फिर कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिससे उसको फॉलो करना पड़ेगा, कि लाइक सेम सबनेट होना चाहिए, सेम ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स होने चाहिए, बहुत सारी चीजें सेम होनी चाहिए, तब जाके नेबर बन सकते हैं। तो लिंक सेम होना चाहिए, तब जाके नेबर रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टैब्लिश होती है। दूसरा स्टेप ये है कि आप डेटाबेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करो नेबर बनने के बाद। मतलब जो एक राउटर को पता होगा, वो भेजेगा अपने दूसरे राउटर को डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, DBT बोलते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ पर LSDB बनता है, मतलब LSDB बाद में बनता है। पहले एक राउटर क्या करेगा, वो पहले रिक्वेस्ट करेगा कि इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो, लाइक इस IP के बारे में, उस IP के बारे में, इस राउटर के बारे में मुझे दो। तो दूसरे उसको देंगे, और फिर उन सब इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ग्लोबल डेटाबेस बनाएगा, वो LSDB के नाम से। ये ग्लोबल होता है, ये हर राउटर में सेम होगा। एट लास्ट अल्टीमेटली हर राउटर LSDB बनाएगा, हर राउटर में ये सेम इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल होगी। ये बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस लेता है ये। तो कई कबार बहुत सारे राउटर कैपेबल भी नहीं होते, उतनी मेमोरी भी नहीं होती उनके पास कि ये LSDB स्टोर कर सके। उस केस में OSPF से हट जाता है वो, लेकिन ठीक है, वो बात की बात है। तो ये LSDB बनाने के लिए ही हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है बेस्ट रूट चूज करने के लिए। बेस्ट रूट चूज करने के लिए आपके पास डिजिस्त्रा एल्गोरिथम है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा कैलकुलेट कर लो टोटल। और मतलब बहुत सारी चीजें कॉस्ट में इन्वॉल्व होती है ना, लाइक बैंडविड्थ वगैरह, तो ये बेटर एक ऑप्शन है आपके लिए। तो राउटिंग टेबल में अगर रूट ऐड करना है तो आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं ये तो हमारे OSPF में आ जाती हैं, लेकिन जो राउटिंग टेबल में ऐड होगा वो लास्ट में ऐड होगा SPF कैलकुलेशन के बाद। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है राउटर आईडी का। राउटर आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है एक राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये कोई एक नंबर हो सकता है, रैंडम सा नंबर हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस के फॉर्म में होता है। मोस्ट कॉमनली अगर आप बोलो तो ये हाईएस्ट लूप बैक एड्रेस होती है।
मतलब हाईएस्ट अवेलेबल लूप बैक एड्रेस बोल सकते हो, अगर वो नहीं है तो हाईएस्ट अवेलेबल नॉन लूप बैक एड्रेस राउटर की होती है। यहाँ पे IPv4 होती है बोल सकते हो, लेकिन ये यूनिक होती है हर राउटर की, किसी की भी सेम नहीं हो सकती है एक OSPF के सेम सबनेट में। और यहां पर देखिए कि अगर दो राउटर को नेबर बनना है तो उनको सेम सबनेट पे, सेम एरिया में, सेम सबनेट मास्क, टाइमर्स और ऑथेंटिकेशन का होना पड़ेगा, तब जाकर ही वो नेबर बन सकते हैं। ठीक है, तो दो राउटर, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डेसिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेसिग्नेटेड राउटर। इन दोनों का बहुत बढ़िया काम है यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये DR और BDR की बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहां पे। जो भी अपडेट मिलने होंगे ना, कोई भी राउटर होगा अपडेट के लिए इनको ही रिक्वेस्ट करेगा। लाइक मतलब जो ट्रैफिक होती है वो ज़्यादा मतलब अपडेट ना हो, हर कोई हर किसी को शेयर कर रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट हो जाएगी एंड देन फिर बहुत ही मतलब मेस्ड अप हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में ये यूज़ होता है, ब्रॉडकास्ट या मल्टी पॉइंट लिंक जो होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में ये ज़रूरी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट अगर होगा तो दो राउटर नेबर बन सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट टू पॉइंट नहीं है ब्रॉडकास्ट के केस में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए डेसिग्नेटेड होना चाहिए कि जब भी अपडेट आएगा किसी चीज के लिए वो इस राउटर से ही आएगा जो डेसिग्नेटेड है। ठीक है, डेसिग्नेटेड इसीलिए यूज होता है। और अगर बैकअप की मैं बात करूं तो वो एज अ बैकअप ही यूज होगा। लाइक जब भी डेसिग्नेटेड या DR जो है वो डाउन हो गया किसी रीजन से, अपडेट नहीं आ पा रहा है, तो वो बैकअप से आएगा, और जब भी वो फिर अप हुआ तो फिर बैकअप वाला डिसेबल हो जाएगा और DR और ओरिजिनल जो है वही आपको अपडेट देगा। तो ये एक राउटर है। वो कैसे डिसाइड होता है कौन सा राउटर बैकअप, मतलब कौन सा राउटर DR होगा या BDR होगा, वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। कौन से राउटर की क्या प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी पहले डिसाइड करते हैं, और फिर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है जिस राउटर की वो DR बनता है। लाइक सबसे अच्छा राउटर बोल सकते हो, या हाईली रिस्पॉन्सिव या हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो वो बन जाएगा आपका DR। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिंक्स बहुत सारे होते हैं। लाइक पॉइंट टू पॉइंट आपको पता है कि एक ही लिंक से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है दो राउटर्स विदाउट एनी होस्ट और राउटर इन बिटवीन। तो एक सिंपल सा लिंक, दो राउटर एंड पॉइंट्स पे इन्वॉल्व है, बस वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे राउटर अटैच्ड हैं एक ही नेटवर्क से। लाइक ये डायग्राम है, ट्रांजिएंट में देखो ये एक नेटवर्क है, इसमें दो राउटर कनेक्टेड हैं। तो एक ही नेटवर्क में दो राउटर कनेक्टेड हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे हो सकते हैं, वो ट्रांजिएंट लिंक होता है। और देखो यहाँ पे तीन है, देखो ये एक हो गया, ये बड़ा वाला, और ये दो हो गए, तो एक इस नेटवर्क से तीन कनेक्टेड है। पॉइंट टू पॉइंट की बात करूं तो ये देखो एक ही लिंक है दोनों में, और कोई भी लिंक नहीं है बीच में, और कोई भी नेटवर्क भी नहीं है बीच में। उसके बाद स्टब लिंक आता है। स्टब में मतलब एक नेटवर्क है जिससे एक ही राउटर कनेक्टेड है, मतलब जो भी डेटा आएगी वो इसी के थ्रू आएगी और नेटवर्क से जाएगी भी इसी के थ्रू, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वो स्टब होता है। लाइक सिंगल लिंक हो सकता है। उसके बाद एक और टाइप का लिंक होता है वर्चुअल लिंक। मतलब अगर A to B अगर डेटा भेजनी है और A जो है वो C और D से भी कनेक्टेड है, तो अगर A to B का लिंक टूट जाता है किसी भी रीजन से, तो A C D B से जाएगा डेटा, मतलब D से B एक वर्चुअल लिंक बन जाएगा, वर्चुअल पाथ बन जाएगा। मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन A का जो डेटा अगर B को भेजना है तो वो दूसरे पाथ से भेजेगा, D के थ्रू भेजेगा। तो इसीलिए जब लिंक ब्रेक हो जाता है तो उस केस में एडमिन जो है ये वर्चुअल पाथ बनाता है। वो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि वो पूरा घूम के जा रहा है ना, तो शॉर्टकट रुक गया तो घूम के ही जाएगा वो। अब यहाँ पे मैसेज का फॉर्मेट भी होता है। लाइक जब भी आप कोई मैसेज भेजते हो OSPF का किसी राउटर को, तो उसमें आप ये सारी चीजें बताओगे। लाइक वर्जन, OSPF का अलग अलग वर्जन होता है, अपडेट आते रहते हैं उसमें, तो 8 बिट का होता है ये। एंड देन टाइप है, कौन सा मतलब मैसेज का टाइप क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैसेज के। लाइक अपडेट है, रिक्वेस्ट है, एक्नॉलेजमेंट है कि अब मतलब जो हेलो है कि क्या है। उसके बाद मैसेज है, एक्चुअल मैसेज का लेंथ यहाँ पे होगा, मतलब पूरा हेडर वगैरह मिला के मैसेज का जो लेंथ है वो यहाँ पर 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सोर्स का IP एड्रेस, किसने भेजा है, राउटर का IP एड्रेस बोल सकते हो इसमें आप। उसके बाद एरिया आइडेंटिफिकेशन, एरिया का ID क्या है उस राउटर में। उसके बाद चेकसम है, इसकी स्पेलिंग अगर लिखी हुई है यहाँ पे। चेकसम मींस एरर डिटेक्शन के लिए है। ऑथेंटिकेशन का टाइप क्या है, और ऑथेंटिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी कि प्रॉपर राउटर ऑथेंटिकेट हो पाए, ये होता है आपका 32 बिट का। ये बहुत ही डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपके पास, और अगर आप वर्किंग देखोगे तो ये आप जा सकते हो इसके अंदर भी। ये होते हैं आपके पैकेट्स, OSPF के पैकेट्स। इस 5 या 6 पैकेट्स होते हैं, और यही आपके पास है। हेलो पैकेट सबसे पहले जाता है, इसको मैं यहाँ पर मैंने लिस्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। डायग्राम मेरे पास अभी यहाँ पे है, तो इससे समझोगे आप एक्चुअल वर्किंग। दो राउटर है मेरे पास, R1 और R2, ठीक है।
तो अभी जो ये देखो R1 का RID ये है, R2 का RID ये है, तो ये यूनिक है दोनों का। ये बोल सकती हो कि IP के फॉर्मेट में है। तो अगर R1 को R2 से नेबर होना है तो पहले R1 को हेलो मैसेज भेजना पड़ेगा। अब जब दोनों नेबर नहीं है तो दोनों जो राउटर हैं वो डाउन स्टेट पे होंगे। जो पहला स्टेट है डाउन स्टेट, उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे रिलेशनशिप बनानी है तो R1 जो है वो पहले हेलो मैसेज भेजेगा R2 को। अब हेलो मैसेज भेजने के बाद जो R1 है वो इनिट स्टेट पे आएगा, ये वाले स्टेट में आएगा। क्या भेजा उसने? हेलो सीन नल, क्योंकि अभी इसको R2 का जो RID है उसको नहीं पता, ठीक है। अपना RID वो भेजेगा R2 को, तो ये इनिट स्टेट पे आ चुका है। अब R2 वो रिसीव करेगा, R2 वो चेक करेगा कि नेबर रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं, उसके सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, नेबर बन सकता है या नहीं। तो ये वेरीफाई करने के बाद ये R2 जो है वो उसको फिर से R1 को हेलो मैसेज भेजता है। अब उसको पता है कि R1 का RID क्या है, तो वो सीन में उसका RID डाल देगा और अपना RID भी उसको भेज देगा। तो जब ये मतलब ये देखो यहां पर पहले सीन इसने भेजा, R2 ने सीन भेजा R1 को। तो जब R2 ने सीन भेजा R1 को, तब R2 जाएगा टू वे स्टेट में, ये दूसरा स्टेट है इसका। फिर R1 को फिर से यहां पर भेजना पड़ेगा, क्योंकि R1 जो है उसको अभी R2 का RID पता चल चुका है। तो अब उसको फिर से भेजना पड़ेगा एक मैसेज हेलो का, और सीन में डालना पड़ेगा R2 का RID। अपना RID तो पहले से भेज चुका है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों मैसेज के बाद R1 और R2 टू वे स्टेट पर आ जाते हैं। तो बेसिकली अब रिलेशनशिप मेंटेन मतलब जो स्टैब्लिशमेंट है वो हो चुका है, दोनों नेबर बन चुके हैं। अब डेटा का जो डेटाबेस है उनका एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि DR इलेक्शन मतलब डेसिग्नेटेड राउटर इलेक्शन, अगर मतलब जरूरत है तो हो सकता है। अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर DR की जरूरत पड़ती है तो वो मतलब होगा। इनमें से जिनकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी या जिसका भी जो नंबर है वो ज्यादा होगा, मेरे ख्याल से R2 का ज्यादा है तो R2 बन जाएगा, ठीक है। DR राउटर ये हो गया। अब DR R2 बन चुका है। अब ये जो R1 है ये कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी डेटा के लिए R2 को, और R2 जो है वो क्या भेजेगा? डेटाबेस पैकेट्स, ये जो DBD है ना ये भेजेगा। DBD पैकेट्स में क्या होता है कि जो इसको पता है ये जो LSDB स्टोर कर रहा है ये भेजेगा R1 को। तो R1 उसमें से देखेगा कि मतलब R2 एक समराइज फॉर्मेट बताएगा कि मुझे किस किस के बारे में पता है, वो पूरा टेबल नहीं भेजेगा। यहां पर जो काम होता है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का होता है, ऐसा नहीं कि मैं पूरा एक बार में भेज दूं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर पहले ये बताता है कि मुझे किस किस के बारे में पता है। और अगर R1 के पास अगर ऐसा कोई केस आया कि R2 ने कुछ नई इंफॉर्मेशन दी है जिसके बारे में R1 को नहीं पता, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए ये रिक्वेस्ट करेगा R1 R2 को कि इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दो। लाइक IP एड्रेस है 10.10.0.0, इसने एडवर्टाइज किया है कि इसको उसके बारे में पता है लेकिन इसको नहीं पता, तो ये रिक्वेस्ट करेगा। जो नेक्स्ट स्टेट है ये अभी क्या हुआ, एक्स स्टार्ट स्टेट में आया दोनों, ये दोनों ने एक्सचेंज किया है DBD पैकेट्स। अब यहां पर रिक्वेस्ट चालू होगा, एक्सचेंज स्टेट में DBD पैकेट शेयर हो गए। अब लोडिंग स्टेट आती है, लोडिंग स्टेट में रिक्वेस्ट आएगी, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट R1 भेजेगा। लिंक स्टेट अपडेट जो है वो LSR का रिस्पॉन्स है जो R2 भेजेगा R1 को, ठीक है। जो भी इसने मांगा होगा 10.10.10. के लिए, तो उसका जो अपडेट है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो LSU में आएगी R2 से। एंड देन R1 को जब वो अपडेट मिल जाता है तो R1 LSEC भेजेगा, एक्नॉलेज करेगा कि मेरे पास वो डेटा है जो आपने भेज दी है, थैंक यू सो मच उसके लिए और मुझे मिल गई है, तो LSEC भेज देगा वो। तो सारे के सारे पैकेट्स में LSA के हेडर्स होंगे, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के हेडर्स होंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन दोनों को चाहिए वो मिल जाएगी बाकी राउटर्स के बारे में। तो ये होता है हमारा फुल जो वर्किंग है फुल स्टेट तब आएगा जब दोनों के पास जो LSDB होगा वो कंप्लीट होगा, दोनों में कुछ भी मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों राउटर्स में जो LSDB होगा वो आइडेंटिकल होगा, तब जाकर फुल स्टेट मेंटेन होगा और एस्टेब्लिश होगा। तो ये होता है हमारा पूरा वर्किंग जो आप बोल सकते हो OSPF का ऊपर से। बाकी इसके अंदर बहुत सारे और डिटेल्स हैं जो आप जान सकते हो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इतना जान लेते हैं वही काफ़ी है। एक और डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका कुछ मतलब नहीं है लेकिन बस एक एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ सकते हो आप। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट था OSPF के बारे में, आई होप समझ में आया होगा आपको।
कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉर्डर गेटवे की बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों प्रोटोकॉल्स में, और क्विजेस वगैरह में, इंटरव्यूज में वही ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो बस आगे के वीडियो को देखते रहना और बस सीखते रहिए। गुड बाय।